तो फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको हर रोज फाइनेंशियल लिटरेट बनाते हैं। नमस्ते इन्वेस्टर्स, आज हम भारत के लिस्टेड सीडीएमओ कंपनियों के Q1 FY26 नतीजों पर एक नजर डाल रहे हैं। जी हाँ, CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कंपनियां हैं जो दूसरी फार्मा कंपनियों के लिए दवाएं बनाती हैं या बनाने की प्रक्रिया डेवलप करती हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। और हाल में काफी खबरें भी आई हैं। डिवीजी लैब्स, लॉरस लैब्स, ब्लू जेट हेल्थ केयर, इन सब ने बड़े कैपेक्स की घोषणा की है। काफी हलचल है इस सेक्टर में। बिल्कुल, बड़ा निवेश हो रहा है। तो आज की बातचीत का मकसद यही है कि समझा जाए Q1 में कौन सी कंपनियां अच्छा कर पाई, कौन थोड़ी पीछे रही, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। हाँ, गाइडेंस, केपेक्स, ये सब देखना होगा और हर कंपनी में क्या खास है जिस पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो हम सिंजीन, हिकाल, अमी ऑर्गेनिक्स, आरती फार्मा लैब्स, जुबिलेंट फार्मोवा, ब्लू जेट, न्यूलन लैब्स, इन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंजीन, इनका जो बैंगलोर प्लांट है उसे चालू होने में काफी वक्त लग गया। 2016 से कोशिश चल रही थी। हाँ, काफी लंबा समय। अच्छी बात यह है कि USFDA अप्रूवल मिल गया है, लेकिन रेवेन्यू वो अभी दिख नहीं रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है कि FY26 एक ट्रांजिशन ईयर है और मार्जिन पर भी दबाव है। Q1 में तो गिरकर 23.6% रह गया, जो कि थोड़ा कम है। हाँ, ग्रोथ धीमी लग रही है, खासकर जब इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां पीयर्स अच्छा कर रहे हैं और मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव हुए हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। सही बात है। सिंजीन पहले मुख्य रूप से CRO थी, रिसर्च पर ज्यादा फोकस था। शायद मैन्युफैक्चरिंग में ये देरी का एक कारण हो। अच्छा, अब हिकाल की बात करें तो वहां भी कहानी थोड़ी चिंताजनक है। हाँ, क्या हुआ वहां? देखिए, पिछले 4 सालों में करीब 900 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है उन्होंने, भारी निवेश। अच्छा। पर नतीजा EBITDA लगभग वही है जो FY21 में था और रेवेन्यू तो असल में घटा है। ओह, ये तो ठीक नहीं है। और हालिया Q1 में तो नुकसान हुआ है। वजह यह है कि उनकी पनोली फैसिलिटी पर USFDA ने OAI दे दिया, मतलब ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। यानी रेगुलेटर को गंभीर कमियां मिली। बिल्कुल, तो प्लांट बंद करना पड़ा, सुधार में खर्चा आया। और दिक्कत यह है कि ये पहली बार नहीं है कि कंपनी गाइडेंस से चूकी है। पिछले 8 सालों में 4 बार ऐसा हो चुका है। हाँ, ये पैटर्न चिंताजनक है। दिखाता है कि जेनेरिक से CDMO बनना आसान नहीं है। बिल्कुल, काफी चुनौतीपूर्ण है। तो ये तो हुई वो कंपनियां जहां कुछ चुनौतियां दिख रही हैं, लेकिन क्या सब जगह ऐसा ही है? अमिया ऑर्गेनिक्स को देखते हैं, वहां कहानी कुछ अलग लग रही है। हाँ, अमिया ऑर्गेनिक्स ने तो Q1 में कमाल किया है, 23% से ज्यादा की ग्रोथ। और PAT मतलब नेट प्रॉफिट, वो तो दोगुना हो गया। जी हाँ, इसका बड़ा कारण लगता है उनका बढ़ता CDMO बिजनेस और कुछ नए मॉलिक्यूल्स भी लाने की उम्मीद है, जिनसे करीब 250-300 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स आ सकती है ना? बिल्कुल। और मैनेजमेंट आगे के लिए भी काफी पॉजिटिव है। 25% से ज्यादा ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। कैपेक्स प्लान भी ट्रैक पर लग रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, पायलट प्लांट, सेमीकंडक्टर केमिकल्स, JV, काफी कुछ चल रहा है। लगता है ये वो कंपनियां जो कहती हैं वो कर रही है। सही कहा। अब आरती फार्मा लैब्स को देखिए, वो भी दिलचस्प है। CDMO का हिस्सा उनके बिजनेस में बढ़ रहा है। हाँ, सुना है इस साल 40% ग्रोथ का लक्ष्य रखा है इस सेगमेंट में। जी, और वो ज़ैंथीन, API और CDMO तीनों ही क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं। बड़ा निवेश भी प्लान में है। लेकिन Q1 में रेवेन्यू तो 30% गिरा था उनका। हाँ, वो ऊपरी तौर पे चिंताजनक लग सकता है, लेकिन उसकी वजह गणेश पॉलीकेम JV प्लांट का बंद होना और कुछ अकाउंटिंग बदलाव थे। EBITDA देखें तो वो लगभग फ्लैट रहा। अच्छा, तो मतलब अंदरूनी प्रदर्शन उतना खराब नहीं था जितना टॉप लाइन से लग रहा था। बिल्कुल, सतह के नीचे प्रदर्शन मजबूत लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं जुबिलेंट फार्मोवा की। ये पूरी तरह CDMO नहीं है, पर इनका स्टेराइल इंजेक्टेबल्स का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस काफी अहम है। हाँ, वो महत्वपूर्ण हिस्सा है। Q1 नतीजे ठीक थे। EBITDA ग्रोथ 16-18% के आसपास रही। और उनका वो स्पोकन है US वाला प्लांट, जिसको अमेरिकी सरकार से फंडिंग मिली है। हाँ, वो H2 FY26 से शुरू होने की उम्मीद है और उससे करीब 1400-1500 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। तो स्टेराइल इंजेक्टेबल्स और CRDMO बिजनेस पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। ब्लू जेट हेल्थ केयर की बात करें तो उन्होंने साल दर साल अच्छी टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है, सेल्स बढ़ी है। लेकिन मार्जिन का क्या? सुना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं। हाँ, वो 55% से गिरकर 48.5% पर आ गए। मैनेजमेंट कह रहा है कि पिछली तिमाही का कुछ माल इस तिमाही में बिका और प्रोडक्ट मिक्स बदला। अच्छा, आगे क्या उम्मीद कर रहे हो? आगे 53% मार्जिन की उम्मीद है। ग्रोथ के लिए कई ट्रिगर हैं, बेम्पेडोइक एसिड का वॉल्यूम बढ़ना, नया कॉन्ट्रास्ट मीडिया मॉलिक्यूल, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और महाप्लांट भी तो है जो HY27 में आएगा। जी, पर एक रिस्क ये है कि बेम्पेडोइक एसिड का कुछ वॉल्यूम शायद न्यूलैंड लैब्स को शिफ्ट हो जाए। हाँ, और इसी से आते हैं न्यूलैंड लैब्स पर। इनका Q1 तो काफी कमजोर रहा। सेल्स 32% गिरी, EBITDA 67% नीचे। बहुत कमजोर। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि FY25 की दूसरी छमाही मतलब H2 में मजबूत वापसी होगी, जब 3-4 नए मॉलिक्यूल्स की कमर्शियल सप्लाई शुरू होगी। CDMO का मिक्स तो लगातार बढ़ रहा है उनके यहाँ।
Q1 में 44% था, लक्ष्य 70-75% का है। मैनेजमेंट तो मजबूत ग्रोथ की बात कर रहा है, पर वैल्यूएशन PE 129 ये बहुत ज्यादा है। हाँ, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, सावधानी जरूरी है। अच्छा, एक नजर जेनेरिक CMO कंपनियों पर भी डाल लेते हैं संक्षेप में, जैसे विंडरलेस बायोटेक और इनोवा कैप्टैब। हाँ, ये अलग सेगमेंट है। CMO मतलब बनी बनाई दवाएं दूसरों के लिए बनाना। इनमें स्थिर ग्रोथ दिख रही है। विंडलास का PAT 31% बढ़ा, इनोवा का रेवेन्यू 19%। इनके मार्जिन थोड़े कम होते हैं ना, पेटेंट वाले CDMOs के मुकाबले। जी, करीब 12-15%। इनोवा के लिए उनके जम्मू कश्मीर प्लांट का रैंप अप देखना अहम होगा। इनका बिजनेस मॉडल और रिस्क प्रोफाइल थोड़ा अलग है। और हाँ, एक सामान्य बात, CDMOs के लिए Q1 अक्सर थोड़ा स्लो होता है ना? हाँ, बिल्कुल। विदेशी क्लाइंट्स कैलेंडर साल के अंत में इन्वेंट्री कम करते हैं, फिर नए साल में यानी हमारे Q4 में दोबारा स्टॉक करते हैं, तो Q1 थोड़ा हल्का रहता है। इसलिए साल की दूसरी छमाही H2 आमतौर पर बेहतर होती है। जी, तो कुल मिलाकर देखें तो नतीजे मिले जुले रहे हैं। सिंजीन और हिस्काल जैसी कंपनियां एग्जीक्यूशन में चुनौतियों का सामना कर रही हैं। जबकि एमी, आरती, जुबिलेंट, ब्लू जेट, न्यूलैंड इनमें या तो मजबूत ग्रोथ है या अच्छी क्षमता दिख रही है। सबसे जरूरी ये है कि गाइडेंस और कैपेक्स प्लान्स पर कंपनियां कितना खरा उतरती हैं, इस पर लगातार नजर रखनी होगी। और ये भी ध्यान रखना होगा कि वैल्यूएशंस मतलब शेयरों की कीमतें FY 23-24 के मुकाबले अब काफी बढ़ गई हैं सेक्टर में। सही कहा। तो सावधानी जरूरी है, खासकर जब नई कंपनियां ऊंची वैल्यूएशन पर IPO ला रही हैं। भविष्य में एक रिस्क अमेरिकी टैरिफ का हो सकता है, लेकिन भारत की कम लागत एक अवसर भी देती है। बिल्कुल, कॉस्ट एडवांटेज तो है। तो इन सब कंपनियों के विश्लेषण के बाद एक सवाल मन में आता है, लंबी अवधि के नजरिए से क्या रणनीति ज्यादा आकर्षक लगती है? क्या सेक्टर के जो लीडर्स हैं, स्थापित खिलाड़ी, उन पर दांव लगाना बेहतर है, या फिर जो ये नई उभरती हुई कंपनियां हैं जिनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता दिख रही है, उन पर फोकस करना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें।